बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इश्क़ रमज़ान में आपको खुशामदीद। मैं हूँ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबूज़र मौज़म। रमज़ान का 8वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक, 9वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। आज 9th रोज़ा खराब होती जा रही है। रोज़ा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन अस्सलाम कंफ्यूजन हो वालेकुम। आप गई जी। सबको रमज़ान चूँकि जारी है, आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और इफ्तारी की जो इस वक्त तैयारी होगी वो भी लाजमी शुरू हो जाती है। इस वक्त के 4 बजे के करीब असर की नमाज के साथ लोग जो है इफ्तारी का ट्रांसमिशन भी देखते हैं हमें भी, और साथ तैयारियाँ भी करते हैं। तो उम्मीद ये है कि आप सबका रोज़ा भी अच्छा गुजरा होगा। और साथ साथ जैसे कि हम रोज़ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इज़्दिवाजी मियाँ बीवी के ताल्लुकात, और किस तरह से अल्लाह ताला ने इज़्दिवाज और किस तरह से मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया इस्लाम में। और मेरे ख्याल में इस्लाम वाहिद मज़हब है सिमल जिसमें औरत को सबसे पहले मकाम दिया गया, उसके बाद निकाह में शामिल करके औरतों को इज़्ज़त दी गई। जिस तरह से इस्लाम से पहले था वो मामला ही कुछ और था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और रिश्ता अज़दवाज में दोनों तरीक़ों से और दोनों फ़रीक की बात होनी चाहिए। जैसे हम जिक्र करते हैं कि औरतों के हकूक़ हैं, बीवी के हकूक़ हैं, वहीं पर बीवी के फ़राइज़ भी हैं। जहाँ मर्दों के हकूक़ की बात होती है तो अक्सर लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि उनकी आवाज़ कम बुलंद की जाती है, लेकिन वहीं पर जहाँ उनके हकूक़ हैं उनके फ़राइज़ भी हैं। तो ये जो बैलेंस है ये इस्लाम में किस कदर खूबसूरती से डिफ़ाइन किया गया है, इस पर आज हम बात करेंगे। और आजकल के टेन्योर में, आजकल के दौर में मियाँ बीवी का ताल्लुक जहाँ कहीं नज़र आता है कि बहुत मजबूत है, वहीं पर नज़र आता है कि एक बड़ी परसेंटेज अब कमज़ोर होती जा रही है ऐसे रिश्तों की। डाइवोर्स रेशो देखें, ओवर द ईयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब क्यों है ऐसा? क्यों हम एज अ सोसाइटी इस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रहे? अदम बर्दाश्त का मेरे ख्याल में ज़्यादा फैक्टर बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है। और चूँकि आपने जिक्र किया कोरोना का, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो मज़ीद जो मामला थे वो बिगड़ते जाए, तो ये हुआ है मामला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट महमल सरफराज मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं आजकल के सिनेरियो के हवाले से, ख़ास तौर पर जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि डाइवोर्स रेशो बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम महमल, क्या हाल चाल है आपके? जी आयशा, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच महमल, आप हमारे साथ मौजूद हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी को देखती भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, रिश्ता या अज़दवाज क्या समझती हैं आप? मियाँ बीवी दोनों ही बैलेंस तरीके से निभाते हैं इस रिश्ते को? देखिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहते हैं। यहाँ पर औरतों को ही ज़्यादा निभानी पड़ती है। मर्द जो हैं वो बाय एंड लार्ज दे कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इस वजह से मेरे ख्याल के अंदर जो है, यानी कि पाकिस्तान, हालांकि इस्लामिक, जैसे आपने इस्लाम की बात की, इस्लाम के अंदर तो एक्चुअली औरतों के बहुत ज़्यादा हकूक़ है, बीवियों के बहुत ही ज़्यादा हकूक़ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी वैल्यूज़ को नहीं फॉलो किया जाता, यहाँ पर एक कल्चरल चीज़ को फॉलो किया जाता है। और कल्चर के अंदर हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मर्दों को जो है वो सुपीरियॉरिटी, उनको सुपीरियर समझा जाता है और उनको एक वो दिया भी जाता है इस तरह का। तो इस वजह से वो औरतों को दबाते हैं। अभी आपने जैसा कोरोना और लॉकडाउन की बात की और आपने रिश्ता अज़दवाज की बात की, तो आप अपने तो खैर ये तो पूरी दुनिया के अंदर भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के भी अगर आप नंबर्स निकाल के देख लें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए। यानी कि जो मर्द हजरात अब घरों से बाहर नहीं जा रहे, वो पहले भी बीवियों को मारते होंगे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा मार रहे हैं। और इसी वजह से वो खवातीन जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है वो कॉल करें ताकि वो गवर्नमेंट उनकी मदद कर सके। तो ये फिर इस तरह की जो बात है, तो ये वजूहत है। फिर आपने एक बात की थी डिवोर्स रेट बढ़ने की। देखिए, बात ये होती है कि और जब तक किसी को अपने हकूक का ना पता हो तो वो फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये था कि बहुत सारी खवातीन जो है, और अभी भी हैं, कि वो बैड मैरिजेस के अंदर वो गुजारा करती हैं, क्योंकि या तो उनकी फैमिली की वजह से कि खानदान कहता है, वो जो एक फिल्मों का पुराना डायलॉग है कि तुम्हारी मैयत ही अब आएगी, तो वो बेचारी उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में नहीं, बिल्कुल करते हैं। मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि आपने डिवोर्स रेट थोड़ी सी बढ़ने की बात की, मैं उसकी वजह भी बता देती हूँ। वजह ये कि पहले तो होता ही ये था कि वो बेचारी जितनी भी बुरी शादी के अंदर होगी, वो घर नहीं अपने आ सकती, या बता नहीं सकती थी, या वो मारे खाती थी कहीं ना। तो आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस से भी डेथ्स हुई हैं, ससुराल के जुल्म से डेथ्स हुई हैं। फिर जैसे आप जिक्र कर रही हैं, आपने जो आप मामला डिस्कस कर रही हैं वो हैं एक्सट्रीम मेयर्स में आकर देखा जाता है तशद्दुद हो, उस पर तो ऑब्वियसली कोई ना कोई
स्टेप लेना बनता है या फिर कुछ इस तरह के गैर इंसानी ताल्लुक मतलब रवैये रखे जाएँ। ये बताइएगा, जो अमूमन अभी बात हो रही है, आजकल जो देखा जा रहा है, छोटी छोटी बात पर भी रिश्ते टूट रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों की तरफ से ये देखा गया है कि छोटी छोटी बात, पहले तो आप जिस हम बात करें बहुत बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर लेते थे, फिर मामला ठीक हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा है कि छोटी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। ये देखा आपने होता हुआ? देखिए, ये नहीं मैं कहूँगी कि छोटी-छोटी बात के ऊपर जो है वो डिवोर्स या इस तरह की चीज़ होती है। नहीं, छोटी बात के ऊपर लड़ाई तो हो जाती है मियाँ-बीवी की। अदम बर्दाश्त इस तरह की नहीं है कि उसके वजह से रिश्ते हो सकता है कि जो चीज़ आपको छोटी लग रही हो, लेकिन अगर वो मियाँ-बीवी के ताल्लुकात में कोई ऐसी प्रॉब्लम कर रही हो कि वो मियाँ-बीवी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो, हमें शायद वो सुनते हुए ना उसकी अहमियत महसूस हो रही हो, लेकिन जो 2 लोग जिन्होंने टाइम साथ गुज़ारना है, जिन्होंने साथ रहना है, जिन्होंने ज़ाहिर बात है सब कुछ शेयर करना है, तो उनके लिए शायद वो बड़ी बात हो। देखिए, जो मैं बात ये कर रही थी कि एक तो लोगों को थोड़े से अपने राइट्स का पता चलना शुरू हो गया। दूसरा ये भी हुआ है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जब आती है, उससे भी कुछ खवातीन फिर वो जब अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है, यानी कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम करती हैं, तो हो सकता है पुराने ज़मानों में ये होता था कि खवातीन नई नौकरियाँ करती थी बहुत सारी। जी, जी। उनको घरों में शादी के बाद वो बिल्कुल। रहती थी। अब बहुत सारी खवातीन करती भी हैं। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि पहले वो या अपने वालिदैन के ऊपर या अपने मियाँ के ऊपर उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था फाइनेंशियली। अब उनके पास एक ऑप्शन है कि अगर मैं अपना कमा भी रही हूँ, तो मैं ना मार बर्दाश्त करूँगी, ना ये बाकी जो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस के ये केसेस तो एक्सट्रीम है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसी चीज़ें होती हैं मियाँ-बीवी के दरमियान, जो एक अगर मुहज़्ज़ब माशरा हो, तो उसके अंदर वो शादी खत्म हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में लोग बर्दाश्त करते हैं लेकिन महमल, और ये वो जो भी चीज़ें नहीं भी बताइएगा, करनी चाहिए। जैसे आपने पाकिस्तान जैसे मुआशरे की बात की, एक तरफ तो हम हकूक़ और फ़राइज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमेशा ऐसे क्यों होता है कि औरत को ही समझाया जाता है, औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहा जाता है और औरत से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करे, चाहे अपने हकूक़ हों, चाहे अपने राइट्स हों उनके ऊपर? क्यों ऐसा होता है? कब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सोसाइटी भी थोड़ा तब्दील होकर सोचेगी? देखिए, ये आपने बिल्कुल बात ठीक है, बहुत अच्छी बात की। प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने आपको कहा कि वही पुरानी जो फ़िल्मों के डायलॉग होते थे कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तो अब तुम्हारी मैयत इधर आएगी, वैसे नहीं तुम घर से निकलोगी, इस तरह की जो बातें होती थी ना। बिल्कुल। अभी भी आप देखिए, ऑनर किलिंग जो यानी कि गैरत के नाम पर कत्ल होती हैं, 1000 औरतें होती हैं पर ईयर जिनका कत्ल होता है, ये तो रिपोर्टेड है। ह्यूज नंबर। अनरिपोर्टेड तो पता नहीं, हाँ जी, अनरिपोर्टेड तो पता नहीं कितनी होंगी। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान के अंदर आप देखिएगा खवातीन के रेप के केसेस कितने होते हैं, लेकिन होता क्या है कि बेचारी रेप सर्वाइवर के ऊपर ही इल्जामात की बौछार हो जाती है, उसी को विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग होना शुरू हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे रेप विक्टिम्स जो हैं या रेप सर्वाइवर्स जो हैं वो सामने नहीं आते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जो उसके बाद हमारी इज्जत, खानदान की इज्जत, लेकिन फिर उसके बाद हमें ही जो फेस करना पड़ेगा या हमारी फैमिली को सारी जिंदगी के लिए, तो उससे बेहतर है कि हम ये चीज रिपोर्ट करें ना। तो आप वो भी देखें। फिर डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात जो है, अब जाके लॉज वगैरह तो बन गए हैं, लेकिन इवन अगर आप अभी भी बहुत सारे पुलिस के स्टेशन में आप जाए अगर रिपोर्ट करने के लिए, तो वो यूजुअली ये कहते हैं घर का मामला है, आपस में ठीक कर लो। बिल्कुल ठीक। ये फिर बाद में इसके ऊपर जब लॉ हो गया, तो फिर काफी पुलिस स्टेशन में ट्रेनिंग भी कराई गई कि आप औरतों को वापस नहीं भेज सकते ये कहकर के घर का मामला है तो रिजॉल्व कर लो। उनको सैनिटाइज किया गया, उनको सेंसिटाइज किया गया उस चीज से, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी गई। लेकिन अभी भी फिर भी ये होता है, डिस्पाइट दोस ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, डिस्पाइट अ लॉ बीइंग देयर। अच्छा, ऑनर किलिंग भी वैसे ही लीगल है, लेकिन आप देखिए उसके बाद बनी सवारा भी वैसे तो जो है इलीगल है, लेकिन होता क्या है, आप ट्राइबल एरिया में चले जाएं, आप बहुत सारे गांव वगैरह में चले जाएं, तो कोई भी डिस्प्यूट सेटल जब करना हो, तो औरत जो होती है ना, वो सेटलमेंट होती है। बिल्कुल। यानी कि अगर बच्ची की शादी करनी, वो 5 साल की बच्ची होगी, उसको अगर 60 साल के बंदे को दे दिया जाएगा। जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, ये तमाम रवायात का ये ऑब्वियसली गैर कानूनी भी हैं, गैर इस्लामी भी हैं, और हमारे मुआशरे में इसकी इजाज़त होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बहुत अरसे से ये मामला होता रहा। अब लेकिन इन बारे में कानून भी बन चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह हो। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, इरशाद है कुरान में कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास की हैसियत रखती हैं और तुम उनके लिए लिबास की मानंद हो। इससे अगर कॉन्टेक्स्ट में हम लेकर आएँ कि आजकल जिस तरह से मैं पहले बात कर रहा था कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रा सी बात हो तो सारा मामला खुलकर
अदालतों में भी बयान किया जाता है, बड़ी बड़ी छोटी छोटी बात को अदालतों तक लेके जाया जाता है। इस तरह से आपने देखा है थोड़ा सा अदम बर्दाश्त वाकई बढ़ा है या फिर वो जो बिल्कुल ठीक हो रहा है जो अगर इस तरह से किया जा रहा है तो? देखिए, मैं बताऊं, अदम बर्दाश्त की बात में टू बी ऑनेस्ट इतने नंबर्स नहीं है जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हो कि कोई बहुत छोटी सी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह हो गया कि खवातीन ने घर छोड़ दिया या खवातीन ने डिवोर्स मतलब कि वो सॉरी शादियों मर्दों के ऊपर भी शादी यही खत्म कर बात दी। लागू नहीं हो रही नहीं, है। मैं मर्द दोनों की बात वो करिए कि अदम बर्दाश्त ये जरूर है कि कुछ चीजों में है अदम बर्दाश्त, जिस तरह इस तरह भी हुआ कि गोल रोटी नहीं बनाई तो मियाँ ने बीवी को मार दिया, खाना ठंडा सा हुआ तो मियाँ ने बीवी को मार दिया, ये वाली चीजें हैं, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। आप कह रहे हैं कि शायद या डिवोर्स रेट बढ़ा है या लड़ाइयाँ, आप देखिए लड़ाई तो छोटी बातों पे भी हो जाती है, वो मियाँ बीवी की बात नहीं है, वो तो हम दोस्तों की भी आपस में हो सकती है, वो तो बहन भाइयों की भी आपस में छोटी बात पे भी हो सकती है। आपको पता है कि खासतौर पे रमजान के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की जो है ना वो बिल्कुल ही बर्दाश्त खत्म हो जाती है, और रोजा भी लगे, ऊपर से लॉकडाउन भी है। बिल्कुल, लॉकडाउन में नहीं, पहले तो क्योंकि लॉकडाउन से पहले की मैं अगर बात करूं, पिछले रमजान की बेशक ले ले या उससे पहले की ले ले, तो आप देखते होंगे कि जब गाड़ियां मतलब वो हॉर्न किस तरह और गुस्से और पता नहीं ऐसी ऐसी बातें करते थे रोजों के अंदर कि बंदा सोचता था कि रोजे का फायदा क्या है अगर आपने रोजे की वही नहीं की, लेकिन हो जाते हैं। आई थिंक कुछ चीजें होती हैं, एक तो आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी होता है, अगर आपके अदम बर्दाश्त, फिर ये भी हो सकता है कि उस दिन आपके साथ कोई चीज हुई हो, मे बी सुबह आपको यू गॉट सम बैड न्यूज, वर्क रिलेटेड, घर के अंदर कोई चीज होगी हो। हाँ, तो वो तो हर रिश्ते में होती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल, और ये सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं है, लेकिन मेमन जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं ना, लॉकडाउन के अंदर मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं। बहुत सी कंट्रीज ने तो एक्चुअली, जैसे अगर हम यूएई की बात करें तो उन्होंने तलाक पर पाबंदी लगा दी कि लॉकडाउन के दिनों में या इस टाइम पे, खासतौर पर कोरोना के टाइम पे कोई तलाक नहीं होगी। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी घर पे हैं तो आपस में जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसमें वो बर्दाश्त का एलिमेंट बहुत ही कम हो गया। इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम महमद सरफराज से बात कर रहे थे कि आजकल जो हालात हैं कोरोना की वजह से, फिर लॉकडाउन है, फिर रमज़ान है, फिर कुछ दुनिया भर से हमें ख़बरें भी आती हैं कि तलाक़ के रेट्स जो है रेशो बढ़ गई है। क्या वजह है इसकी? महमद, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि यूएई में, सीमा ने ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि यूएई में बैन लगा दिया है कि इस तरह से जो लॉकडाउन की सिचुएशन में आप तलाक़ मत दें, ना ही नई शादी भी करें, क्योंकि इस तरह से मामलात हैं। तो आपको लगता है कि ये वाकई कुछ हालात की वजह से लोग प्रेशर में आके भी इतने बड़े फैसले कर लेते हैं कई दफ़ा? देखिए, ये तो होता है, लॉकडाउन एक हमारे लिए तो बड़ी नई चीज़ है कि हम आइसोलेशन के अंदर रह रहे हैं, और ये खाली एक मियाँ बीवी की बात ही नहीं, आप अगर अपने वालिदैन के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ भी रह रहे हैं, एक स्पेस शेयरिंग जो है उसमें वैसे ही आपको पता है कि थोड़ा सा लड़ाइयों का वो बढ़ता है जब, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है आप लॉकडाउन से पहले अगर दुनिया देखे तो उसके अंदर हमारे अपनी अपनी टाइमिंग थी, यानी कि अगर मैं काम पे जाती हूँ तो मैं 10 बजे सुबह गई और फिर मैं शाम 6 बजे आई, तो एक 10 से 6 की स्पेस है बाकी घर वालों के लिए। या अगर आप बाहर गए हैं काम करने, या चले काम के अलावा भी आपके 10 और भी चीजें होती हैं, आप ग्रोसरीज करने जा रहे हैं, आप बच्चे स्कूल जा रहे थे जो कि अब नहीं जा रहे, फिर ये कि लोग अपने बाकी इंडस्ट्रीज में जा रहे थे, एक घर पे सफाई वाला भी आता था, कुक भी आता था, बाकी सब भी होता था। अब क्या हुआ है कि जब ये आइसोलेशन और ये लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुए तो आपके घरों में काम वाले मोस्टली लाइकली नहीं है, अनलेस कि वो आपके पास ही परमानेंट रहते हैं। लेकिन जो जिस तरह पार्ट टाइमर जब वो आते थे, जो दिन में आते हैं शाम में चले जाते थे, वो लोग अब वो नहीं आ रहे आपके घर में, क्योंकि सबको कोरोना से डर भी लगता है, आपको खुद भी डर लगता है, तो वो वाली चीजें। फिर दूसरा ही हो गया कि आप लोग जो काम करते थे, जिस तरह लेकिन अब हम दोनों ही घर से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, और हम लोगों ने अपने मेड और कुक को पेड लीव दे दी है, क्योंकि उसकी वजह है
कि जाहिर बात है हम दो लोग जी हैं, जी। हमारा तो खैर इतना ज़्यादा काम उस तरीके का नहीं लेकिन होता। बहुत से लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं ना, बहुत से लोगों ने एक्चुअली पेड लीव दी है और वो खुद काम भी कर रहे हैं क्योंकि वो खुद पेड लीव पर हैं और काम घर से काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल। समझ आता है। लेकिन मियाँ बीवी को शायद कई सालों से जब से मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉकडाउन हमारे लिए एक बड़ी नई टर्म है, सो वो एक साथ पूरा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला ना, 24-24 घंटे एक साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला, तो आई थिंक वो वक्त की देखिए ज्यादती सीमा, जो है वो भी कहीं इम्पैक्ट हुआ। 24 घंटे जो है ना वैसे भी किसी को नहीं एक साथ स्पेंड करने चाहिए। वो बहुत यानी मुश्किल कि होता है, इसलिए अग्रीड। नहीं बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए आपको एक जो बात की जाती है एक वैसे भी दुनिया के अंदर भी कि यू नीड मी टाइम या यू नीड अलोन टाइम, जी वो बहुत जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल में जो लोग अब इसके अंदर आइसोलेशन के अंदर, ये तो हो नहीं सकता कि आप कोई मी टाइम लें या आप कोई अलोन टाइम इन द सेंस कि जो ट्रेडिशनली जिस तरह पहले होता था लॉकडाउन से पहले, उसमें आप ये कर सकते हैं एक चीज कि आप एक स्केड्यूल बना लें कि दिन के 2 या 3 घंटे मैं एक अलहदा कमरे में या जस्ट टू रिलैक्स मेडिटेट, आपने योगा करना है, आपने किताब पढ़नी है, आपने कुरान पाक बिल्कुल पढ़ना ठीक है, है। आपने कोई और चीज करनी है, वो आपने अलहदा एक आपने अपना टाइम बनाना है जिसमें आप दोनों को एक दूसरे के साथ होने की जरूरत नहीं है। मतलब आई एम मैरिड टू माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा तो हस्बैंड जो है वो मेरे इतने सालों से 2005-2006 से वो मेरे दोस्त हैं और हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन चीज क्या होती है कि इवन देन क्योंकि हम लोग की शादी भी 2016 में थी, उसके 10-11 साल बाद आफ्टर बीइंग फ्रेंड, तो इवन देन हम लोग जो है अपना अपना टाइम लेते हैं, स्पेस फिर मतलब भी वो एक चाहिए होती अपना है, टाइम बिल्कुल लेंगे। ठीक। नहीं, वो इस तरह होता है कि वो उनके पास 3 या 4 घंटे होते हैं कि जो वो सिर्फ वो टीवी अपनी मर्जी की अपनी सीरीज या अपने शोज एक अलहदा अकेले देखेंगे, उसके अंदर मेरी कोई वो नहीं होगी, मैं उस टाइम में अपना काम कर रही तो होंगी बेसिकली अलहदा से। मैमल, जिस तरह तो से आप बात कर रही हैं एक दूसरे को स्पेस देना, और ये वाकई बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जिस तरह से बता रही हैं कि ये बेसिकली हमें एक दूसरे से सीखना भी चाहिए, और जो सिचुएशन है हम एक दूसरे के साथ भी इस वक्त देना चाहिए। और आपने बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस दी कि अपना टाइम टेबल एंड टाइम स्केड्यूल जो है वो डिसाइड कर लें, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपका रिश्ता आजकल के दिनों में खास तौर पर बेहतर हो जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच मैमल फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंस। जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली बड़ा ज़बरदस्त भी आता है और डिफरेंट भी आता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो जिस तरह से मैमल ने जिक्र किया है बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। सिमल, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे ना, मैं भी ये पढ़ रहा था कहीं पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये भी खबरें हैं कि सिर्फ मर्द नहीं, ख़वातीन भी तशद्दुद कर रही हैं मर्दों पर, ये भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और ये इसका मतलब है कि ये कोई ह्यूमन एलिमेंट है। हाँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जोक्स परसेंटेज कंपैरिजन किया जाए तो सीरियसनेस तो ऑब्वियसली वहीं पर आती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब ये भी सामने आ रहे हैं इस तरह से मामलात है। खैर, ये होना नहीं चाहिए एक दूसरे पर तशद्दुद करना, क्योंकि एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही इस्लाम भी सिखाता है, और ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। इस वक्त हमारे साथ अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है रिश्ता अज़दवाज में। मर्दों के हकूक़ क्या हैं, मर्दों के फ़राइज़ क्या हैं, औरतों के हकूक़ क्या हैं और औरतों के फ़राइज़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अलामा साहब, जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं मियाँ बीवी के जो आपस में ताल्लुकात हैं, उसमें अक्सर ऐसे होता है कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आजकल, क्योंकि हम बात करें अगर लॉकडाउन की या फिर ओवरऑल सिचुएशन की। इस्लाम में क्या, एक तो ये बताइएगा एक दूसरे के हुकूक क्या हैं, फिर क्या सिर्फ हुकूक ही हैं या फ़राइज़ भी हैं एक दूसरे की तरफ आपके, फिर जो इसको अगर आप रिलेट करें आजकल की सूरत हाल से तो कितना आप फ़र्क देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम जब भी दो अफराद के दरमियान में किसी भी किस्म का रिश्ता कायम करता है तो उस रिश्ते में हकूक़ व फ़राइज़ का बयान भी लाज़िम करता है। हकूक़ व फ़राइज़ के बयान का माना यह है कि उन दो अफराद का आपस में ताल्लुक़ किन बुनियादों से उसवार होगा, उनमें से किसने दूसरे के कौन कौन से हकूक़ अदा करने होंगे जो उसके फ़र्ज बनेंगे, और दूसरे आदमी ने, दूसरे फ़र्ज ने पहले फ़र्ज के लिए किन किन फ़राइज़ को अदा करना है जो पहले फ़र्ज के हक बन रहा होगा। इस एतबार से देखा जाए तो मुआशरे में जितने भी रिश्ते कायम होते हैं उन तमाम रिश्तों की बुनियाद पर हकूक़ व फ़राइज़ का एक ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम उसवार किया गया है कि अगर उसके मुताबिक मुआशरा चले तो फिर मुआशरे में रहने वाले अफराद कहीं पर भी ये शिकायत करते हुए नज़र नहीं आएंगे कि हमारे हक गसब कर लिए गए हैं या हमारे हकूक़ हमें अदा नहीं किए गए हैं।
जहाँ तक मियाँ बीवी की बात है, माफ कीजिएगा, मियाँ बीवी मुआशरे का वो बुनियादी रिश्ता है जिसके ज़रिए मुआशरे की बढ़ोतरी होती है, जिसके ज़रिए मुआशरे परवान चढ़ते हैं और जहाँ से एक नई नस्ल की बुनियाद रखी जानी है और उसमें परवान चढ़ना है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो इस मुआशरे के ख़ानदान की बुनियादी अकायद के हकूक़ व फ़राइज़ कुरान में भी बयान कर दिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से उन पर अमल पैरा होकर दिखा दिया है, जो कि हमारे लिए सबके लिए उसवाए हसना है। हम हकूक़ व फ़राइज़ की बात नहीं करते हैं, लेकिन पहले कुरान का एक नुक्ता, बड़ा अहम नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मर्दों औरत को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया है। यानी बीवी अपने खामद का लिबास है और खामद अपने बीवी के लिए लिबास की हैसियत रखता है। और कोई शख्स भी ये नहीं चाहेगा जो जी शऊर है कि वो बेलबास हो या वो अपने ऊपर लिबास न पहने या अपने ऊपर मौजूद लिबास को तार कर दे या उसे फाड़ दे या उसके अंदर सुराख कर दे। ये नहायत अहम नुक्ता है कुरान करीम का, जो हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर हम मुआशरे में जितने भी अफराद जो इस रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो चुके हैं, अगर वो इस नुक्ते को समझ जाएं तो फिर मुआशरे में रहते हुए जो एम्बिग्विटीज पैदा होती हैं, जो एक दूसरे के लिए हकूक़ व फ़राइज़ की एक जंग शुरू हो जाती है लेने की देने की, वो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाएगी। और फिर जब कुरान ये बात कह देता है कि मर्द वो एक दर्जा रखते हैं ख़वातीन के ऊपर, कई एतबार से उस दर्जे को बयान किया गया है। अगर खातून इस चीज़ को मान ले तो मैं नहीं समझता कि मुआशरे के अंदर एम्बिग्विटी पैदा होगी, झगड़े पैदा होंगे। और दूसरी तरफ साहब इसको जरा एक्सप्लेन भी कीजिएगा जी, इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा जो आपने कहा कि मर्दों को औरतों पर फौकियत हासिल है, इरशाद इलाही भी है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो किस लिहाज से फौकियत हासिल है, एक औरत को क्या बात समझने की जरूरत है इसमें। असल में इस्लाम जब हकूक़ व फ़राइज़ की बात करता है तो हकूक़ व फ़राइज़ का तयन उस मैदान या उस कारगुजारी की बुनियाद पर किया जाता है जो इन दोनों में से हर एक फरीक ने अपने अपने तय अदा करने हैं। बुनियादी तौर पे इस्लाम जिस नज़म को लेकर आया है उस नज़म में बड़ा पिवट रोल अदा करती है खातून, कि उसने अपने घर में रहते हुए बच्चों की नशोनमा और परवरिश के वो तमाम तर मामलात को बचा लाना है, जिसके ज़रिए से वो मुआशरे को अच्छी नस्ल फराहम कर सके और मुआशरे को अच्छे से अच्छा बच्चा दे सके, जो मुआशरे की तरक्की का बाइस बने, ना कि मुआशरे की तनज़ुली का बाइस बने। और उसके लिए मर्द की जिम्मेदारी रखी है, जो मर्द को दर्जा दिया गया है वो उसकी जिम्मेदारी की बुनियाद पर दिया गया है कि बीवी का तमाम तर नफका, रोजी, उसकी तमाम लिबास, खाना पीना, रिहाइश, सुकना, ये तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर रखी गई है कि उसने अदा करनी है। इस एतबार से कहा गया उसके लिए दर्जा है या उसके लिए थोड़ी सी यूँ कह लीजिए कि मैदान अमल बीवी के बजाय और तरह का निकलता है, और ये दर्जा जो है उसकी जिम्मेदारियों के ज्यादा होने की वजह से है, क्योंकि मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। बेसिकली अलामा साहब, आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि इसमें जो दर्जा दिया गया, जो फौकियत दी गई है, उसमें सिर्फ मईशत का ताल्लुक है कि जो घर चलाता है वही इसलिए उसका दर्जा ऊपर है, इसके अलावा कोई हुक्म सादिर करना या अहकामात मानना, इस तरह से कोई बात है कि मर्द की औरत को ज़रूरी है कि उसके अहकामात माने, चाहे वो जो भी इस दुनियावी हवाले से कोई फैसला करता है? तो देखिए ये जो फैमिली है ये मर्द और औरत के बाहिनी मशवरे के साथ आगे बढ़नी चाहिए। फैमिली में मामलात का हल मर्द और औरत के आपस के मशवरे के साथ होना चाहिए। मैं तो यहाँ तो कहता हूँ कि अगर अपने बच्चों की आगे शादियाँ और निकाह के मामलात करने हैं तो वो भी मियाँ बीवी के आपस के मशवरे के साथ साथ उन बच्चों की इजाज़त पर मौकूफ होना चाहिए इन बच्चों के आगे रिश्ते किए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक घर को चलाना है, एक घर को लेके चलना है जिसमें मशवरा बहरहाल बहुत अहम है,
व शाविरहुम फिल अमर, और मशवरा कर लीजिए उनके साथ मामलात के अंदर। ये एक कुरान करीम का मुतलकन हुक्म है कि कहीं पर भी कोई मामला दरपेश हो वहाँ पर मशवरा कर लेना नहायत अहम है। और मशवरे की बुनियाद पर अगर चीज़ों को लेकर आगे चला जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। उससे बहुत लोगों को अपने मामलात के अंदर आसानियाँ मैसर आ जाती हैं और फिर एक दूसरे का मुकम्मल साथ होता है। कोई ये नहीं कह पाता, ये कोई ये नहीं कह सकता इस मामले में आपने भला मैंने से कौन सा मशवरा किया था, ठीक है भुगतने थे। जब मशवरा हो जाता है तो फिर मियाँ बीवी दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस मशवरे के नतीजे में जो भी मामला हो रहा है अगर वो अच्छा हो रहा है तो उसको एंजॉय करें, अगर कहीं पे नुकसान हुआ है तो उसको बर्दाश्त करें। दोनों जिम्मेदारियां लें। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बड़ी ज़बरदस्त टर्म आपने यूज़ की कि मशवरा। अदरवाइज़ तो यहाँ पर बहुत से शौहर हजरात हुक्म सादर फरमा देते हैं और कहा जाता है कि बस जो मैंने कह दिया, इस्लाम भी मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं वो कह दूँ। अच्छा, दूसरी तरफ अलामा साहब, आजकल हम सोशल मीडिया पर एक कैंपेन देख रहे हैं और हम आपस में भी बात कर रहे थे अभी ब्रेक में भी कि दूसरी शादी की इजाज़त तो इस्लाम देता है, और इसकी बात तो हर कोई करता है कि हमें तो दूसरी शादी की इजाज़त इस्लाम ने दी है, लेकिन वहीं पर जो शराइत इस्लाम ने रखी हैं उसको कोई रियलाइज़ नहीं करता। जो इंसाफ के ऊपर फोकस किया गया है दूसरी शादी में उसको भी कोई रियलाइज़ नहीं करता। बस दूसरी शादी करनी है तो उस ट्रेंड पर चले जाओ। फिर दूसरी तरफ औरतें भी जाहिर है इनसिक्योर भी होती हैं, इजाज़त भी नहीं देती, तो क्या पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी हो सकती है? दूसरा, शराइत क्या है अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसकी? देखिए, इस्लाम जिस फैमिली और जिस सिस्टम को कुर्बान चढ़ाता है उसमें जो बुनियाद है वो एक ख़ानदान है, और ख़ानदान जो है मियाँ बीवी की मिल के बनता है। इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि एक आदमी 2, 3, 4 तक शादियाँ कर ले। इस्लाम ये कहता है कि आप उन सूरत में, उन कैफियत में दूसरी शादी या तीसरी की तरफ जाओ जब आप ये समझते हैं कि आपकी पहली ज़ौजा आपके साथ वो तमाम ताल्लुकात नहीं निभा पा रही है जो बहैसियत बीवी उसको निभाने चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, आके पूछते हैं हमसे दारुल इस्लाम में, फतवा लेते हैं कि हमारी बेगम पैरालाइज है, 10 साल से वो बेड के ऊपर है, या 5 साल हो गए हैं उसे वो बीवी की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पा रही है। क्या मैं ऐसे मौके पे अपना ईमान बचाने के लिए अगर दूसरी शादी की तरफ जाता हूँ, क्या मुझे इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? बिल्कुल इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि तुमने इंसाफ करना है, दोनों के साथ इंसाफ करना है। हमारे मुआशरे में पैदा होती है कि हम इंसाफ नहीं कर पाते, हम एक बीवी और वालिदा और बहनों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर पाते हैं, तो दो बीवियों में कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल कैसे इंसाफ कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस अलामा साहब। आई थिंक ये बहुत से मर्दों को बात समझने की ज़रूरत भी है। वेल थैंक्स, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि आपस में मशवरा ज़रूरी है, दूसरी शादी का ट्रेंड ऐसे ही नहीं चलाया जाता, इस्लाम की सारी शराइत पूरी करना भी ज़रूरी है। खैर, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब मैं मौजूद हूँ इस वक्त किचन में, जहाँ पर हमारे साथ शेफ दिलावर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? इससे पहले कि मैं आपसे रेसिपी के बारे में बात करूँ या कुछ भी करूँ, मैं हाथ धोती हूँ और आप सब जानते हैं कि हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर कोरोना के इन दिनों में कोविड-19 में बार बार फोकस किया जाता है सफाई के ऊपर, तो हाथों की सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप अच्छे साबुन, और मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ मैं डेटॉल लिक्विड सोप, और उससे मेरी मुराद ये है कि तमाम जर्म्स जो हैं वो अच्छे तरीके से मर जाते हैं और आप किसी भी किस्म की बीमारी से बच जाते हैं। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है फॉर मोर देन 20 सेकेंड्स, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक। थम्स को नहीं भूलें, और पानी मैंने आज बंद नहीं किया, सॉरी ये मेरी गलती हुई, लेकिन मैं फटाफट कोई बात नहीं, भूल गई, लेकिन अक्सर आप करती हैं। अच्छी बात है, रिमाइंडर के तौर पर आप जब 20 सेकेंड हाथ धो रहे हो, पानी भी बचाना हमारी जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल जी। नहीं जी, मेरे धुल गए हाथ और अब मैं आ रही हूँ किचन में। दिलावर आपके पास आज क्या बनाना सिखा रहे हैं आप? जी, जैसे आपको पता है रमज़ान मुबारक की तो उसके लिए चंद रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो एक रेसिपी हम बना रहे हैं, चिकन ग्रिल्ड सैंडविच बना रहे हैं।
जो आजकल वैसे भी मार्केट में काफ़ी नए लोग बहुत पसंद करते हाँ, हैं। और चूंकि बाहर के खाने बंद हुए हैं तो जी, घर में बनाना घर में बना आना लेना चाहिए। से ज़्यादा बेहतर बिल्कुल। है। उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ हैं हाँ। और एक ड्रिंक बना रहे हैं पीच मार्गरीटा। अच्छा, ठीक है। अभी आड़ू आड़ू नया मार्केट में आया, तो मैंने कहा अच्छी एक बात ड्रिंक है, उसकी ड्रिंक इंट्रोड्यूस हम करा बना दें। लेते हैं। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, सबसे पहले हम जी, ग्रिल चिकन बोनलेस लेंगे चेस्ट का, उसकी मैं आपको कटिंग भी बता देता हूँ। ब्रीक फिले कटिंग करना है आपने, वो इस तरीके से है, ये देखिए बहुत ब्रीक कटिंग करनी है क्योंकि ये सैंडविच है। हाँ, तो ये अगर ग्रिल्ड बर्गर वगैरह होता है ना, उसके अंदर थोड़ी सी मोटी कटिंग चल जाती है, लेकिन ये सैंडविच है, मतलब इसमें आपका ब्रीक फिले कटिंग करेंगे। बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये कैमरा आपको दिखा दे रहा है, बिल्कुल सही। जी और ये कोई देखिए। मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपकी बहुत छुरी आसान थोड़ी है। सी तेज होनी चाहिए। जी, नाइफ थोड़ी सी बड़ी ले लें और ऊपर हाथ रख के बहुत आराम आराम से इसकी कटिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए, फिर मैं आप ग्रिल्ड सैंडविच के इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए हम विनेगर यूज़ करेंगे, ठीक है। चिली सॉस जाएगी, सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर, मस्टर्ड पेस्ट जाएगी, इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, अच्छा, सॉल्ट आएगा इसके अंदर और ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे। बस जी, और ऑरिगानो पाउडर जाएगा हल्का सा इसके ऊपर पिंच करेंगे। बिल्कुल और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, हाफ आवर के लिए इसको रख देना है इसकी मैरिनेट करके। जी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद इसको चारकोल ग्रिल पे कर लें तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन आपने घर में करना है तो वो आप तवे पे भी कर सकते हैं। उसके बाद उसको स्मोक दे लें कोयले की, ताकि उसके अंदर उसका फ्लेवर आ फ्लेवर जाए। आ जाए। नहीं तो आपके पास अगर कोई ग्रिल्ड पैन है नॉन, तो उसके ऊपर भी कर सकते जी, हैं। अच्छी और तरीके से हो सैंडविच ब्रेड लेंगे उसके लिए बड़े साइज़ की, ये देखिए। उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग में हम इसके लिए मायो गार्लिक यूज़ करेंगे, टोमेटो केचप यूज़ करेंगे, ब्लैक ऑलिव है उसको चॉप करना है, ज़्यादा मोटा नहीं, ब्रीक नहीं करना, दरमियाना सा रखना है क्रंची रहना जी। चाहिए और वो। गरकिन का इस्तेमाल करेंगे, गरकिन भी चॉप यूज़ करेंगे इसके बिल्कुल अंदर। ठीक, बिल्कुल ठीक जी। और उसके ये बाद- थी हमारी तरकीब, जी। ये हो गया। अब हम मैरिनेशन की तरफ आएंगे, पहले इसकी पूरी कटिंग जी, बिल्कुल अच्छा ऐसे जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं इसके अलावा जो हम ड्रिंक बना रहे हैं पीच जी। मार्गरीटा, उसके लिए हमने पीच ले लिया, उसको पील करके उसको कटिंग कर लेनी है, नॉर्मल क्यूब कटिंग करके उसको ग्राइंड कर, उसके अंदर हम मिंट लीव्स ऐड करेंगे, शुगर डालेंगे और आइस का इस्तेमाल करेंगे। वो अपने अपने मुताबिक करना है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक डालना चाह रहे हैं, सोडा कोई वगैरह, इस्तेमाल वो करना भी चाह रहे हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है? ठीक हो गया। तो अच्छा, उसको- इसको मैरिनेशन के बाद हम फ्राई करेंगे, मैं फ्राई नहीं ऑयल के करेंगे, साथ? ग्रिल करेंगे, लेकिन ऑयल जो के साथ। ऑयल के साथ हल्का मेज़ान कुकिंग ऑयल लगाएंगे इसके हाँ, अंदर। मेज़ान कुकिंग ऑयल देखा, बिल्कुल। इन्होंने भी स्मार्ट चॉइस की है, दैट इज़ मेज़ान कुकिंग ऑयल। और मेज़ान कुकिंग ऑयल में कुदरती अज्जा से तैयार करदा ये ऑयल है जो हेल्दी चॉइस है। उसकी रीज़न ये भी है कि विटामिन्स की भरपूर मकदार मौजूद है इसके अंदर, ओमेगा 3 है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल फ्री। अब नहीं मैं भूलती मतलब हूँ। कोलेस्ट्रॉल आपका जो है, अगर आपने बचाना है कि वो बढ़े ना, जी। तो अब अगर आप ये ऑयल यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल में आपके दिल की भी हिफाजत होती रहेगी। बिल्कुल, दिल की हिफाजत होती रहेगी, आप हेल्दी रहेंगी। इम्यूनिटी बहुत बूस्टर ज़रूरी के है। तौर पर भी ये काम जी, करता है। बिल्कुल। और साथ साथ बड़े एक्सपर्ट तरीके से दिलावर जो हैं वो फिले कटिंग असल कर में रहे जो हैं। इसका अहम मरला आना है वो आना है ग्रिल कैसे करना है, क्योंकि घर पे अक्सर वो ग्रिलिंग जो है ना चिकन सैंडविच, और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त डिशेस तो बन रही हैं, और साथ खुशबू भी आना शुरू हो खुशबू गई आना है शुरू हो गई, किचन से। इसलिए मुझे ना फ़ौरन आया कि मैं इस बारे में बात कर दूं, क्योंकि ग्रिल सैंडविच का इंतज़ार आज रहेगा। एनीवेज, जिस तरह से मामलात हैं, हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने डिस्कस करना है, वो ये है कि कोरोना की सिचुएशन में जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए कितने मसाइल हैं, और जिन्होंने प्रेग्नेंट होना है उनके लिए क्या मसाइल हैं, और जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं क्या उनको भी कोई मसला हो सकता है। ये सारे बहुत अहम सवाल हैं जो कि हमने डिस्कस करना है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अरीबा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। क्या हाल चाल है आपके, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अरीबा से तो हम बात करेंगे ही, और हमारे पास जितने भी सवालात हैं हमसे पूछेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आपकी लाइव कॉल्स, लाइव क्वेश्चंस जो हैं वो डॉक्टर साहिबा यहाँ पर जवाब डायरेक्टली दे सुन सकेंगे। जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा, जैसे कि इस वक्त अहम ये मामला है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से ख़वातीन हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं वो परेशान हैं कि जो अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो क्या हो सकता है, कोई मसला तो पेचीदगियाँ, इस हवाले से ज़रा जनरली बता दीजिएगा कि क्या सिचुएशन है और कितने मसाइल हो सकते हैं। हम तो भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनी मेंटेन करें, ना जाएं ज़्यादा रश वाली जगहों पे अवॉइड करें, रिश्तेदारों के घर मत जाएं। तो यही सारी तदाबीर प्रेग्नेंट खवातीन को भी करनी है और थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी मजीद लो हो जाती है, जिसको हम उर्दू में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, वो और कम हो जाती है। तो और स्पेशली जब आप फाइनल ट्राइमेस्टर में अपने पहुंच जाते हैं, जो आखिरी के 3 महीने होते हैं अमल के,
तो उसके अंदर ज्यादा पेचीदगियां होने का जो होता है वो इम्कान होता है। तो ऐसी खवातीन जो अपने हमल के आखिरी मरहले में है, आखिरी 3 महीनों में है, वो अपना बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल भी गैदरिंग्स में ना जाएं, कहीं पे मजबूरन जाना पड़ता है तो अपने मास्क जरूर पहन लीजिए और कोशिश कीजिए कि बंद जगहों पे, बंद स्पेसिस पे जहाँ पे ज्यादा लोग हैं वहां तो बिल्कुल ही ना जाएं। अपनी ग़िज़ा अच्छी रखिए ताकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग रहे और इम्यूनिटी अच्छी रहे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर रीबा, ये भी बताइएगा कि दुनिया भर में ऐसे सिनेरियोज भी देखने में आए हैं कि प्रेग्नेंट खवातीन कोरोना का अगर शिकार हुई हैं तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, क्या उनको भी खतरा होता है? क्या माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान भी? और जो माँ बच्चे को फीड करा रही है और अगर बच्चे को, माँ को खुदा ना खास्ता कोरोना आ गया तो क्या उससे बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है? स्टडीज क्या कह रही हैं अभी तक? देखिए, अभी तक जो हमें इस वायरस के बारे में पता है वो ये है कि मेनली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट का मतलब है कि ये हमारे सांस में से और हमारे मुंह के थ्रू ये ट्रांसफर होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माँ के मुंह से या नाक से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस तरह से ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन जब माँ फीड कराती है तब बिल्कुल रिस्क बढ़ जाता है। एक तो फीड की वजह से ये है कि माँ के चेहरे के बहुत करीब बच्चा आ जाता है, और दूसरी बात ये कि देखा गया है कि थोड़ा सा वायरस के पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में भी आ सकते हैं। तो ऐसे सिनारियों में बेहतर है कि माएँ अगर अवॉइड कर सकें या ये कर लें कि पंप कर लें अपना मिल्क और बच्चे को बॉटल के थ्रू पिला दें, ज्यादा सेफ हो जाएगा, जरा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। और अगर माँ कोविड पॉजिटिव है, जिसको हम कोरोना वायरस का कहते हैं, तो अगर माँ कोविड पॉजिटिव है तो बेहतर है कि कोई और बॉटल के थ्रू बेबी को पिला दे रादर देन कि माँ होल्ड करके पिलाए जब तक कि उनके जो है सिम्टम्स चले नहीं जाते हैं और वो कोविड फ्री नहीं हो जाते। सही। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि एहतियात तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, जितने भी मैक्सिमम हो सके, लेकिन अब चूँकि अगर छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, उनका भी अगर हम जिक्र कर लें तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसे हम क्या कर सकते हैं? अगर मतलब अगर या बच्चे को हो जाए या फिर माँ को हो जाए तो उन दोनों के लिए तो एक दूसरे से अलग रहना बहुत इम्पॉसिबल है। तो फिर ऐसे में क्या हो सकता है? कोई प्रॉब्लम हो सकती है मेंटली या कोई ऐसा मसला, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, क्या हम क्या कह सकते हैं, होना क्या चाहिए? देखिए, अगर हम वेस्ट को फॉलो करें, क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान से भी ज्यादा केसेस वहां पे देखे गए हैं, स्पेशली इटली में, चाइना में जब बूम आया था, अब आजकल अमेरिका और यूके भी इसके काफी अंडर आया हुआ है। तो बेसिकली वो क्या करें कि अगर हो रहा है तो वो कहते हैं कि पूरा घर बंद हो जाए। जैसे अगर एक बंदा भी पॉजिटिव हुआ है तो बहुत चांसेस है कि उसके घर वाले सबको ही एक्सपोजर तो हो गया है, क्योंकि एक ही छत के नीचे सब रह रहे हैं, इकट्ठे खाना पीना हो रहा है, इकट्ठे सोना हो रहा है। तो वो फिर ये कहते हैं कि एक ही घर में वो बंद हो जाए। जैसे मेरे अपने कुछ अजीज हैं, कुछ जाने वाले डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं जो यूके में जॉब कर रहे थे, तो उनको जब हुआ उनको उन्होंने कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी घर में बंद हो जाइए, क्योंकि दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों ना जॉब पे आइए और बच्चों को स्कूल ना भेजिए। तो वो चारों जो है वो घर में बंद हो गए थे। तो जब तक के उनके सिम्टम्स नहीं चले गए थे तो वो चारों, अनलेस के अल्लाह माफ करे कि किसी को इतने सवेयर सिम्टम्स हो जाए कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, अदरवाइज ये एक वायरस है जैसे बाकी के वायरसेस हैं। आप देख लें जैसे इन्फ्लुएंजा या जिसको हम कॉमन फ्लू कहते हैं, जुकाम कहते हैं, तो ये उससे मिलता जुलता वायरस है, उसकी फैमिली से मिलता जुलता है। उसके अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जुकाम होता है ठीक हो जाते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो उससे हलाकत पा जाते हैं और उनकी मौत वाकई हो जाती है। इसी तरह ये भी एक वायरस है, उससे मिलता जुलता। हर किसी को बहुत सवेयर सिम्टम्स नहीं होते या जानलेवा सिचुएशन तक नहीं पहुंचता। तो अगर तो सिम्टम्स माइल्ड रहते हैं, सिर्फ जुकाम, बॉडी एक्स और बुखार है, तो आप एक घर में रह के अपने बच्चों के साथ रह के, क्योंकि एक्सपोजर तो उनको भी हो गया। अभी जब आपको सिम्टम्स नहीं भी हुए होते तो आपके अंदर वायरस आ गया होता है। वायरस आने के वो कह रहे हैं कि तकरीबन 14 से 30 दिन लग जाते हैं सिम्टम्स आने में। तो हमें तो पता ही नहीं है। अब जैसे मैं बैठी हुई हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो किसी को नहीं पता कि किसको एक्सपोजर हुआ है, किसको नहीं हुआ। तो इसलिए एक्सपोजर तो बच्चों को भी हो गया। अगर खुदा ना खास्ता माँ बाप में से, वालिदैन में से किसी एक को कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो जब उनको कोविड का पता चले उससे पहले ही बच्चों के एक्सपोजर तो हो गया। तो बच्चों को उनसे अलग करने की भी कोई तुक नहीं है, क्योंकि जैसे आपने अर्ज किया था कि उसमें उनके मेंटल इश्यूज बहुत आ जाएंगे बच्चों के, क्योंकि उनको माँ से अलग होना की आदत नहीं होती है अमूमन। तो वो उनके ऊपर एक एडेड एक बिला वजह का प्रेशर, फिर वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो भी आपकी हेल्थ को डाउन करेगा। तो ये एस्पेक्ट्स भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। शबीर हैं मंडी बहाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जनाब आपके? आप बहुत अच्छा प्रोग्राम
अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। शबीर साहब, सवाल क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मुझे सवाल तो नहीं करना, मुझे सजेशन देनी है। मैं डॉक्टर को पेशेंट के लिए आपसे। जी जरूर जरूर। जी, मुझे गुजारिश करनी है कि गांव की किसी भी मस्जिद में तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जुम्मे पे 100-150 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो प्लीज ये जरा थोड़ा सा मेहरबानी करें, अनाउंसमेंट करें कि हर गांव की मस्जिद में ये ऐलान कर दें। शबीर साहब, दोबारा रिपीट कीजिएगा अपनी सजेशन, आपकी आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं पाई स्टूडियो। जी 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 जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी भी गांव की मस्जिद में कोई ऐलान नहीं हो रहा, कोई बंदा इसको सीरियस नहीं ले रहा, हर जुम्मे में 100-150 बंदा इकट्ठा हो रहा है हर गांव की मस्जिद में। सोशल डिस्टेंस का जिक्र कर रहे हैं आप? जी जी, ठीक है शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन गवर्नमेंट को आप ये सजेशन असल में देना चाह रहे हैं कि किसी भी गांव की मस्जिद में, वो कह रहे हैं, और उनका ताल्लुक भी मंडी बहाउद्दीन से था, कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस हो नहीं रहा और बच्चे खेल रहे हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, और जो है ना सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। डॉक्टर साहबा, जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन है, सोशल डिस्टेंस की एक तरफ मामला रख लें, इस वक्त जो सिचुएशन हम लोग डिस्कस करना, वहाँ से तो सब घर ही में क्वारंटीन हो जाएं तो वही हल है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिलीवरी की बात करें, आजकल जो अस्पतालों में हालात हैं, ये बात की जा रही है कि अस्पतालों में ना जाया जाए, लेकिन अब ऑब्वियसली इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में ही ये सब हो सकता है। तो क्या ऐसी कोई फैसिलिटीज़ हैं कि घरों पर भी ये मामला हो जाए? क्योंकि पहले तो ऐसे होता था, लेकिन अब हॉस्पिटल्स में ही जाना होता है। क्या ऐसे हो सकता है कि दोबारा से घर पर ही ये फैसिलिटी मिल जाए? और इसमें थोड़ा सा एक एडिशन ये भी कर दीजिएगा कि जो प्रेग्नेंट खवातीन है, जो रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर्स पे जाया करती थी, अब वो भी ये कंफ्यूज हैं कि उन्हें अपने डॉक्टर पे जाना है या नहीं जाना, टेलीमेडिसिन के जरिए कंसल्ट कर लें, उसके बारे में भी थोड़ा गाइड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे दोबारा मैं थोड़ा सा वेस्ट का रेफरेंस जरूर दूंगी। वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक काम शुरू किया है कि टेलीफोन पे सारी की सारी जो है ना वो डॉक्टर से गुफ्तगू हो जाती है। अस्पताल सिर्फ उन मरीजों को बुलाया जा रहा है जिनको इमरजेंसी में आना पड़ता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स ने यूं ही किया है कि अगर तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कहते हैं आपको आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी एहतियात घर में जारी रखें, जब हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर आप आ जाइएगा और आपके जो है फिर वो कर लेंगे टेस्ट वगैरह। हाँ, अनलेस के अल्लाह माफ करे किसी को हो जाती है, देखिए बिल्कुल होना तो हो तो सकती है। वेस्ट में जैसे मिडवाइफ जो हैं वो घर चली जाती हैं और वो कराती हैं डिलीवरी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ट्रेन मिडवाइफ जो हैं वो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि घर में बहुत ज्यादा कोई कल्चर है या ट्रेंड है। जो हमारे जो छोटे इलाके हैं उनमें तो दाई वगैरह जाती हैं और वो कराती हैं, लेकिन बड़े अगर हम शहरों की बात करें या अगर हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या एज पर दैट मैटर ऑफ फैक्ट प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल की भी बात करें, तो अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर डेवलप नहीं हो सका कि पढ़ी लिखी मिडवाइफ जो हैं, जो प्रॉपर ट्रेन मिडवाइफ हैं या नर्सेज हैं, कि वो जाके जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्ट ले, जब तक ये कंडीशन चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत आसानियां हो जाएंगी कि नॉर्मल डिलीवरी जो अनकॉम्प्लिकेटेड हम लोग जिनको हम समझते हैं, अगर उनको जाके ट्रेन मिडवाइफ और ट्रेन एलएचवीज अगर डिलीवर करते हैं, वक्त के साथ साथ अगर ये फैसिलिटीज जिस तरह से सिचुएशन है कि गवर्नमेंट भी इसको कुछ हेल्प करे, तो ये डॉक्टर्स भी जाकर घरों पर अगर ये कर लें तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। यासीन साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब, आप अपना सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन रही हैं आपको। वालेकुम सलाम सर जी, मैं डॉक्टर साहिबा से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि मेरी सेकंड का भी प्रेगनेंसी केस है। हम लोग इस्लामाबाद सिंध से इलाज करवा रहे हैं और उनका लास्ट मंथ है और उसके पाँव में सूजन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, 8th मंथ प्रेग्नेंट है इनकी वाइफ और पाँव में सूजन बहुत ज्यादा है, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? प्रेगनेंसी में बिल्कुल, प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को नॉर्मली भी हम लोग अपने इर्द गिर्द अगर नजर घुमाएं तो आप देखेंगे कि बहुत स्वेलिंग हो जाती है, इट्स वेरी कॉमन, हो जाती है हाथों पे पाँव पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें हमेशा चीजों को रूल आउट करना होता है कि आया कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से है या खुदा ना खासा कोई अंडरलाइन कॉज है। तो जो भी इनकी कंसल्टेंट है उनसे राब्ता करें, इनके 2-3 ब्लड टेस्ट होंगे, लिवर फंक्शंस करते हैं, रीनल फंक्शंस करते हैं, थोड़ा बहुत शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर होता है, तो जरूर उनसे राब्ता करें और ये जो इम्पोर्टेंट थोड़े बहुत टेस्ट हैं ये करा लें। होपफुली इंशाल्लाह कुछ भी नहीं आएगा, उम्मीद ऐसे ही है कि अल्लाह खैर करेगा, लेकिन इट्स ऑलवेज वो कहते हैं इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, एहतियात कर लेनी चाहिए।
एहतियात कर लेना बेहतर होता है, करा लेना बेहतर होता है कि हम कहीं प्रेगनेंसी की आड़ में बैठे रहें और पता चले कि अंदर कुछ और चल रहा था। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आप, चूँकि हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आप आएँ कि आप नाते रसूल मकबूल की गुलहाए अकीदत भी पेश करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, और डॉक्टर साहिबा से मजीद सवाल भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से। खैर ये सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन डॉक्टर ररीबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर हमला ख़वातीन के हवाले से या इससे रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स के हवाले से। डॉक्टर साहिबा आप ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF इनफर्टिलिटी के हवाले से ख़ास तौर पर, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना इस पर भी बात कर ली जाए कि इनफर्टिलिटी जो है वो पाकिस्तान में उसकी रेशो क्या है, क्या उसका इलाज मुमकिन है, और कोविड-19 के हवाले से क्या कुछ ऐसी रिसर्चेस भी कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही थी कि शायद वो भी इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जा सकता है, ये जो वायरस है ये भी ऐसा है, इस तरह की मिथ्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा ही कि पहले आज आपका सवाल था कि पाकिस्तान में शरह क्या है, तो देखा ये गया है कि जैसे कि बाकी पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी के स्टैट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं। वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जब हमारी ग़िज़ाएं, हमारा लाइफस्टाइल अफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर हम आज का डेटा के बारे में बात करें तो तकरीबन 15% शादीशुदा जोड़े जो हैं वो इस आजमाइश से गुजरते हैं, इनफर्टिलिटी वाली आजमाइश से। तो ये इसका है। और दूसरा जो आप कह रही थी कि कोविड का रिलेशनशिप विद इनफर्टिलिटी, तो ये मिथ ही है, अभी तक इसका कोई ऐसा एसोसिएशन मिला नहीं है, क्योंकि कोविड वायरस जो है वो जनरली आपके जो है लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, और लेकिन ये है कि ओवरऑल आपकी हेल्थ जरूर डैमेज होती है, लेकिन ऐसा इनफर्टिलिटी के हवाले से ना वो स्पर्म को डैमेज कर रहा है, ना वो खातून की एग्स को या ओव्यूलेशन को डैमेज कर रहा है, उस हवाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया है इनफर्टिलिटी का, इसके साथ ही ये जुड़ी है इसमें तमाम टेक्नोलॉजी जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं, IVF टेक्नोलॉजी है। एक सवाल है इसमें कि इस पे बारे में बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, जनरली इबाम पैदा हो जाता है, लोग कहते हैं ये सही है नहीं सही है, तरीकाकार क्या है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इसको लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? फिर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इस्लामी तालीमात। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत से मरीज जब हमारे पास आते हैं तो उनके जहन में ये सवाल होता है, अगर उनके जहन में ना भी हो तो उनके किसी खानदान के फर्द के जहन में ये सवाल होता है कि जी पता नहीं ये कहीं अन इस्लामिक चीज तो नहीं है। तो इसके अंदर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, तकरीबन आप समझे 22-23 सफ़ात की एक पाकिस्तानी इस्लामिक शरीयत काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि एज लॉन्ग एज दोनों खातून और मर्द शादीशुदा हैं, एक दूसरे के निकाह में हैं और IVF कराते हैं, और उसके अंदर मर्द के स्पर्म और औरत के एग्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये बिल्कुल शरई तौर पे अलाउड है, और इसके अंदर कोई जो है वो है ही नहीं, कोई दूसरा सवाल ही नहीं है कि ये हलाल है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने अर्ज किया, दोनों निकाह में होने चाहिए, खातून के एग्स और मर्द के स्पर्म होने चाहिए, और खातून का ही जिस्म इस्तेमाल होना चाहिए एम्ब्रियो को रखने के लिए। जैसे कि बाहर के ममालिक में सरोगेसी वगैरह हो रही है कि किसी और खातून का जिस्म इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें एज लॉन्ग एज नहीं हो रही, और अगर हमने जो मैंने ये 3-4 चीजें पहले जिक्र किया जिनका अगर वो हो रही हैं, उन पे अमल हो रहा है, तो ये बिल्कुल इस्लाम के दायरे के अंदर है, और दुनिया की इस्लामिक ममालिक जितने भी हैं उनके अंदर इसको बिल्कुल सारे आलिम सारे मुफ्तीज ने इसको कहा है कि ये बिल्कुल हलाल है, तो उसमें बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा आप तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मैं नाज़रीन को भी अनाउंस करते चलूँ कि स्क्रीन पर नंबर मेंशन किया गया है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और अपना जो भी सवाल है डॉक्टर साहिबा से वो डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। डॉक्टर साहिबा अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है गर्मियों के इस पूरे सीज़न में लेकर चलना, गर्मी को भी साथ जो हालत होती है उसको भी देखना। अब ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगी, डाइट कैसी होनी चाहिए, और कुछ ऐसी डाइट भी बताइएगा जो ख़वातीन के लिए प्रेगनेंसी में या वैसे भी हेल्प करें उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए? बिल्कुल, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या ऐसी खास चीजें हैं जो प्रेग्नेंट खवातीन को इस गर्मी के मौसम में करनी है। देखिए, सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है पानी और फ्लूइड इनटेक। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड।
होता क्या है कि जब हम एसी कूलर चला लेते हैं तो हमें उस तरह गर्मी का अंदाजा नहीं होता। हम पूरा दिन पानी के बगैर ऐसी कोई एक गिलास पानी कभी पी लिया कभी ना पिया, और अगर कुछ ख्वातीन रोजे रखती हैं वो तो बिल्कुल ही फिर पानी से उनका दूर हो जाता है, वो पूरे दिन कोई पानी से उनका ताल्लुक नहीं होता। तो पानी बहुत पीना है। होता क्या है कि जब पानी कम पीते हैं तो बच्चा तो अपनी ग़िज़ा ले रहा है, वो जिस पानी में बच्चा माँ के जिस्म के अंदर होता है वो भी माँ के खून से ले रहा है, बाकी अपनी नशोनुमा भी माँ के खून से लेता जा रहा है। तो माँ जो होती है उसके ऊपर सारा इफेक्ट आ रहा होता है, उसकी किडनीज के ऊपर बहुत लोड पड़ता है। तो यूरिन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, और वो बहुत सिवियर भी हो जाती हैं कभी कभार, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेगनेंसी में हो जाती हैं। तो तकरीबन समझे 6 से 8 गिलास से कम तो हामला खवातीन ने पानी दिन में लेना बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गिन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पास आप बॉटल्स रखें जिसके अंदर आपको अंदाजा हो कि एक बॉटल के अंदर कितना पानी आता है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, ये बड़ा जरूरी है, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट बताया कि हाइड्रेशन बहुत जरूरी है और खास तौर पर 8 से 9 ग्लास गिन के पीना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर इसको लेकर चलते हैं कि मैं पी लेता हूं, इतने तो अमूमन हो ही जाते हैं, ये नहीं करना, 10 ग्लास गिने करके पीने। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग विद अस। और भी क्वेश्चंस थे जो आपसे हम जरूर पूछते, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है हमेशा। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक ब्रेक लेनी है हमें, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और ये पैकेज अभी जो हम देख रहे थे, मुखैर हजरात अगर उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो 2 वक्त की रोटी मैनेज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है आजकल। हम इस वक्त किचन में मौजूद हैं, प्रोग्राम का इख्तिताम होने जा रहा है जी, लेकिन उससे पहले ग्रिल सैंडविच जो है वो दिलावर ने तैयार करनी है, और ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन आपने उसकी की है जी। चिकन फिले हमने कटिंग की थी, मैरिनेशन करके हमने उसको कुक कर चुके हैं ग्रिल में। उसके बाद हम स्टफिंग इसकी दिखा देते हैं। स्टफिंग में सबसे पहले मायो गार्लिक लगाएंगे स्लाइस पे, एक लाइन मायो गार्लिक की लगा के, उसके बाद चिकन रखेंगे इसके ऊपर जो हमने तैयार किया। मैं ये यहाँ से रिमूव कर रही हूँ इसलिए ताकि इजीली कैमरा एंगल जो है वो बन सके। दूसरा स्लाइस लेके इस पे टोमेटो केचप की स्टफिंग करेंगे जी। फिर थर्ड स्लाइस, 3 स्लाइस यूज करेंगे एक सैंडविच में। 3 स्लाइस यूज करेंगे, हां ठीक है। उसमें थर्ड स्लाइस पे मस्टर्ड सॉस लगा लेंगे। ये ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि हमने चिकन में भी ऐड किया जी। अच्छा ठीक है। और उसमें हम फिर चिकन की लेयरिंग करेंगे। जो मायो गार्लिक है वो 2 दफ़ा लगानी है, टोमेटो केचप 1 दफ़ा, ठीक है, और मस्टर्ड सॉस है वो भी 1 दफ़ा यूज करना है। और ये आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ सॉसेस पसंद होती हैं, कुछ नहीं पसंद होती, तो अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और सेकंड चॉप्ड ब्लैक ऑनियन है वो यूज करेंगे, ऑलिव्स जी, और इसमें गरकिंग चॉप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और ये जैलोपिनो वो आपकी मर्जी है, और कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर दोबारा चिकन रखेंगे, डबल चिकन लेयरिंग, जबरदस्त, टेस्ट भी डिफरेंट। बस इसको ही रह गया, घंटे से कम टाइम रह गया, तो मेरे ख्याल में जिस तरह डबल लेयरिंग के साथ इन्होंने चिकन सैंडविच बना दिया, अब तो खाना मस्त लग रहा है। स्टफिंग करके उसके बाद इसको जो है ना हमने गर्म करना है, साइडों से स्लाइस जो है बाद में गर्म करनी है, और कटिंग भी बाद में ही करनी है। कुछ लोग होते हैं सैंडविच बनाने से पहले उसकी कटिंग कर देते हैं तो किनारे खराब हो जाते हैं, सेक लेते हैं। मतलब जैसे ये ब्राउन ये हमने तैयार करके रखा हुआ है, वो किया हुआ है, गरम किया हुआ है, टोस्ट बना टाइप किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये आपने सैंडविच बनाने के बाद करना है। जी, पैन में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद जो है ना इसके स्लाइस गरम कर लेंगे। अरे जबरदस्त, इसका गोल्डन ब्राउन सा इसको कलर देना है। लेकिन इसमें फिर वो बीच वाली ब्रेड के पीसेस के ऊपर तो नहीं होगा ना? वो नहीं, वो नहीं करना। अगर उस पे वो भी गर्म कर देंगे, जो हम स्टफिंग करेंगे वो चिपकेगी नहीं आपस में। ओह ठीक है, बिल्कुल सही। ये वो टिप है जो आज आपको याद रखना है। और ग्रिल सैंडविच हमारे, ये मैं आपको कमर्शियल रेसिपी बता रहा हूँ जो रेस्टोरेंट में यूज होती है। और जो भी आप ऑयल यूज कर लें, चाहे ग्रिल करने के लिए या गर्म करने के लिए, तो आप मेज़ान कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ हेल्दी। अच्छा, सैंडविच से गर्म करते हुए टाइम हमारे पास चूँकि खत्म हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन आपने जी हमने एक पीच मार्गरेटा ड्रिंक भी तैयार किया है। उसके अंदर हमने पीच को पील करके ब्लेंड किया, उसके अंदर शुगर ऐड किया, सोडा और आइस ऐड करेंगे इसके अंदर, और मिंट लीव्स देंगे, उसको ग्राइंड करेंगे और अच्छे तरीके से उसको सिर्फ ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन आप देखें कि उसकी प्रेजेंटेशन
कितने ज़बरदस्त तरीके से की है और प्रेजेंटेशन के अंदर जो है आज दिलावर ने जामे शीरी का इस्तेमाल किया है। सो ज़बरदस्त जी, दिस वाज ऑल फ्रॉम किचन टुडे, जिसमें हमने ग्रिल सैंडविचेस आपको बनाना सिखाए एंड आई रियली आप जो है इसको घर पे ट्राई ज़रूर करेंगे और ज़रूर खाएंगे। हाँ, कटिंग करके दिखा वो भी बड़ा कटिंग के टाइम पे ना सैंडविच को काटते काटते सैंडविच खुल जाता है, ये बड़ा मसला होता है। ये फ्राइंग पैन मुझे यहाँ से सैंडविच की कटिंग के लिए आपकी नाइफ तेज और शार्प होनी चाहिए। सैंडविच नाइफ यूज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। सैंडविच के ऊपर हाथ रख के इसको अच्छी से दबा लेना है, अच्छी तरह से प्रेस करना है, प्रेस अदरवाइज करके फिर साइड में आपकी कट करनी ब्रेड है। भुर सकती है जी, ये जो किनारे उतर हैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको आप ड्राई करके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो चिकन का कीमा वगैरह हम इस यूज करते हैं बनाते हैं हम, उसके अंदर जो है ना क्रश करके आप नगेट्स अगर घर पे बना रहे हैं तो उसमें आप ये इस्तेमाल ये कर कटिंग सकते हैं। करके प्रेजेंटेशन अगर बनानी है आपने तो फिर